नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदर सिंह और आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि टॉप 10 कौन से क्वेश्चंस हैं जो लगभग रिपीट होते रहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं साल पे साल वो ऐसे ही रिपीट होते जाते हैं। इसलिए अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि 10 ईयर ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि 10 ईयर के लिए फिर आपको पैसे खर्च करने होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं जो टॉप 10 क्वेश्चन है जो हमेशा बराबर आते रहते हैं, जिसके आने की संभावना अधिक रहती है, उन क्वेश्चन के बारे में हम लोग डीपली देखेंगे और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि इसमें लिखा क्या जा सकता है अगर इसके आंसर्स हमको लिखने रहेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस हैं, इसका रोल क्या होता है हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, इतिहास को दोबारा पुनर्निर्माण करने में इतिहास का। तो फिर इसमें क्या लिखा जा सकता है? जैसे हमको पता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं। जब कोई भी एंशिएंट इंडिया की या फिर एंशिएंट सोसाइटी की कोई भी चीज़ें रहती हैं जो हमको मिलती हैं, जैसे एग्जांपल है पंचमार्ट कॉइन हो गया, या फिर उस टाइम के जो ब्यूरियल्स हो गए या आर्टिफैक्ट हो गए, बीड्स हो गए, तो ये सब ज्वेलरीज हो गए कब एक पुराने समय का, या फिर कोई टूल्स हो गया। तो इससे हम बहुत कुछ जान सकते हैं एक मतलब पुरानी जो सभ्यता थी उसके बारे में। फॉर एग्जांपल नियोलिथिक में हम लोग देखते हैं कि टूल्स जो है किस तरह से चेंज हो जाता है। तो उन टूल्स को हम जब देखते हैं तो हमें पता चल जाता कि इस एज में जब उसकी कार्बन डेटिंग होती है C14 से, तो हमें यह पता चल जाता कि उस टाइम पे मतलब कैसे किस तरह से लोग जो है टूल्स का इस्तेमाल करते थे, और इससे बहुत कुछ हमें पता चलता है। ऐसे ही हम एग्जांपल ले सकते हैं हड़प्पा का, कि हड़प्पा में किस तरह से हमको कॉइन्स नहीं मिलता, तो उस टाइम पे कॉइन्स नहीं होता रहा होगा। और साथ ही साथ हमको ब्यूरियल्स मिले, कुआं जो मिले, मतलब कुएं मिले, बेल जगह जगह पर मिले। इससे हमें क्या पता चला कि किस तरह से जो है उस टाइम पे डेवलपमेंट रहा होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है बराबर आता रहता है, उसका है कि डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द पैलियोलिथिक कल्चर इन इंडिया। जो इंडिया में पैलियोलिथिक कल्चर था, हाँ, कि जो पैलियोलिथिक, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन एज में जो है उस तरह ओल्ड स्टोन एज में जो है कैसे कल्चर थे इंडिया में। तो इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है? उस टाइम के जो सोशल कल्चर थे, मतलब कि मानव जो थे वो किस तरह थे। जियोग्राफिकल कंडीशन इंडिया को नज़र में रखते हुए देखा है, हाँ, भारत को। तो फिर हमको यहाँ पर देखना होगा कि जियोग्राफिकल लोकेशंस को हमको बहुत ज़्यादा डालना होगा, मतलब कौन कौन से उस टाइम पे साइट्स थे इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम डीपली, हम ये सारे जो चैप्टर्स हैं इनके बारे में डीपली मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी इसी ग्रुप पे, मतलब इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। और इससे पहला हो गया हम जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में देख लेंगे। दूसरा है पॉलिटिकल कंडीशन उस टाइम पे कैसी थी, हाँ, तो उसमें हम देख सकते हैं कि और इसमें हम देखेंगे कि वहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था उस टाइम पे, इन सब चीज़ों का सेना नहीं होती थी। जो ह्यूमन था अधिकतर वो अपने खाने पर ध्यान देता था। हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर हम इस पे लिखेंगे कि हंटिंग और गैदरिंग की कंडीशंस कौन थी, टूल्स कौन कौन से थे पैलियोलिथिक कल्चर में जो है, जो ह्यूमंस जो है इस्तेमाल करते थे। मतलब कि जो भारतीय पूरा पाषाण संस्कृति था वहाँ पर जो है कैसे कैसे औजारों का इस्तेमाल इंसान करते थे, क्या खाते थे, क्या चीज़ मुख्यतः करते थे, और कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर जो है इसके साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिला है कि पैलियोलिथिक कल्चर भारत में था। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द हड़प्पन अर्बनाइजेशन। मतलब कि हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा जो संस्कृति थी, उसके शहरीकरण के कौन कौन से मुख्य विशेषताएं हैं, कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं। तो इसमें क्या लिखी जा सकती हैं? इसमें हम उसके कुछ फीचर्स थे जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि वहाँ पर जो रोड था वो ग्रिड पैटर्न को फॉलो करता था। सारे रोड जो है 90 डिग्री पे जाके एक दूसरे से मिलते थे। और वहाँ पर जो है प्राइवेसी का ध्यान दिया जाता था, क्योंकि खिड़कियाँ नहीं होती थी घरों में, जो दरवाजे होते थे वो रोड की तरफ नहीं खुलते थे, घर के मतलब पीछे खुलते थे। और मतलब कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया था, और उसके कई साइट्स जो है वहाँ पर अर्बनाइजेशन के पूरे लक्षण मिले। तो मतलब इस तरह से इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग डीपली लिखेंगे अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे।
और दूसरा इसी से मिला जुला जो आता है विस्तार और पतन, मतलब कि एक्सटेंड और कॉज ऑफ द डिक्लाइन। तो कॉज ऑफ डिक्लाइन क्या क्या था, जैसे एक्सटेंड के बारे में हम देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक पूरी तरीके से फैला हुआ था, मतलब कि इसका विस्तार कैसा था, कि कौन कौन से साइड्स थे, नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट। ये हड़प्पा वाले वीडियो में मैंने इसको पढ़ाया है, बताया है। और तो उन चीज़ों को लिखा जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट साइट्स थे, हाँ, जहाँ पर कुछ फीचर्स थे उन साइट्स के, तो उन साइट्स के बारे में भी लिखना होगा, उन फीचर्स के भी बारे में भी लिखना होगा। मोहनजोदड़ो इसमें मेंशन कर सकते हैं, राखीगढ़ी मेंशन कर सकते हैं। तो इन सब साइट्स का हम मेंशन करेंगे इसमें। और पतन की बात करेंगे तो पतन के कई कारण हैं, तो उसको भी हम लोग पूरी तरीके से लिखेंगे। कि जैसे कुछ स्कॉलर्स मानते हैं, हिस्टोरियन जो है, कि जो आर्यन थे वो इसके कारण थे। कुछ कहते हैं कि जो इंद्र थे, पुरुंदर थे, उन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। कुछ लोग मानते थे कि नदियों ने रास्ता बदल लिया अपना। कुछ मानते हैं कि वहाँ बराबर बाढ़ आता था, इसलिए पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई, हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हो गई। कुछ लोग ये मानते हैं कि वहाँ पर सूखा पड़ गया, कुछ लोग मानते हैं अर्थक्वेक पड़ गया। तो इन्हीं कारणों के साथ जो है इसको हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो हमें डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है। कब? लेटर वैदिक पीरियड का, मतलब कि जो उत्तर वैदिक काल है उस टाइम की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ क्या थी। तो उसमें हम लिख सकते हैं कि अगर हम सामाजिक परिस्थितियों की बात करें कि लोग जो हैं वहाँ पर, मतलब वर्ण डिवीजन के बारे में हम बात करेंगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद फिर वैश्य, शूद्र, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद अनटचेबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट आ गए। उसके बाद ऋग्वेद के अलावा भी 3 वेद और लिखे गए, और आर्यंकास, उसके बाद ब्राह्मणास जैसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम हुआ। पुराण पे जो है काम चालू हो गया, जो ब्राह्मण से पुराण लिखना चालू कर दिए। और उसके बाद महिलाओं की कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत तेज़ी से आया लेटर वैदिक पीरियड में। और इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो हम यहाँ लिखेंगे कि पहले ऋग्वैदिक काल में क्या था, जहाँ लोग कैटल को इकोनॉमी मानते थे, जिसके पास अधिक गाय थी उसको गोमत कहते थे। वहीं लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल जो था उसमें गाय को उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं दिया गया, महत्व नहीं दिया गया। यहाँ पर क्या हुआ कि लैंड को ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिया गया, ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। जिसके पास अधिक लैंड होता था वो ज़्यादा रिच हो गया। उसके साथ ही साथ कुछ जैसे किंग जैसे कॉन्सेप्ट आए, किंग, उसके बाद फिर पुरोहित और उनके मंत्री जैसे कॉन्सेप्ट आए। जो ट्राइब थे उनका डेवलपमेंट होने लगा, ट्राइब जो थे। तो इन सब चीज़ों को हम लिखेंगे किसमें, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। कब? लेटर वैदिक पीरियड में। जो 5वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द न्यू रिलीजियस मूवमेंट इन द 6th सेंचुरी। मतलब कि जो 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी में क्या होता है, कुछ बदलाव होता है, नए नए कुछ धर्म चालू होते हैं। वो धर्म कौन से थे, जैसे कि जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया। तो इनके कारण क्या थे, जैसे हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म वाले वीडियो में हमने देखा कि जो सामाजिक परिस्थितियां थी इस तरह हो गई थी कि उस टाइम पे जो क्षत्रिय थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मणवादी जो सभ्यता थी उसके अगेंस्ट में जाकर कुछ काम करना चालू कर दिया। जैसे कि हमको इस चीज़ का एविडेंस नहीं मिलता है कि उस टाइम पे कोई वैश्य या फिर कोई शूद्र जो है वो बढ़कर आगे सामने आया हो और इसका विरोध किया हो ब्राह्मणवादी सभ्यता में। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना पावर नहीं था। लेकिन जो किंग होते थे, जो क्षत्रिय होते थे, उनके पास रूलर्स हुआ करते थे, उनके पास पावर था। तो उन्होंने इस चीज़ की, इस सभ्यता के अगेंस्ट में गए और इस चीज़ को, मतलब उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तो कई चीज़ों का विरोध किया। यही वजह था कि जो है 6ठी ईसा पूर्व में कुछ धर्म आए, जैसे जैनिज्म आए और बुद्धिज्म आए। तो इसके बारे में हम डीपली इसमें लिखेंगे। 6वां जो क्वेश्चन कह रहा है वो मगध के बारे में पूछ रहा है कि अकाउंट फॉर द राइज ऑफ द महाजनपदास, स्पेशल रेफरेंस ऑफ द मगध। मतलब कि महाजनपदास जो 16 महाजनपदास जो उभरे, कुरु पंजाल जैसे, मगध जैसे जो वो थे, कौशला, बज्जी, मल्ल। तो इन सब ये सब जो महाजनपद थे, इनके उत्थान का कारण क्या था, मतलब कि इनके राइज होने का कारण क्या था, उदय का होने का कारण क्या था। तो इसमें हम जो है लिखेंगे कि वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन और स्पेशल रेफरेंस मगध में देखना। तो मगध के स्पेशल रेफरेंस में हम देखेंगे कि मगध जो जगह था वहाँ पर गंगा नदी बहती थी, जो
ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत अच्छा था, हाथी पाई जाती थी, वहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा था। उसके बाद साथ ही आज का बिहार अगर देखा जाए, जहाँ से गंगा बहती है, उसी के बगल है झारखंड। उस टाइम पे झारखंड और बिहार जैसी चीज़ें नहीं थी। हाँ, तो फिर यहाँ पर क्या होता था, आयरन भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाता था। इसकी वजह से फॉरेस्ट लोग क्लियर करते थे, एग्रीकल्चर भी एक्सपेंशन हुआ यहाँ पर। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि मगध इसी वजह से जो है बढ़ा। बाद में कुछ वहाँ पर बड़े बड़े राजा आए, हाँ, तो उन राजाओं ने वहाँ पर अपनी किंगडम जो है बनाना चालू की। और उसके मगध का जो स्टेट था, जैसे राजगिर हो गया, बाद में पाटलिपुत्र हो गया, तो इसके बारे में भी हम इसमें लिखेंगे अगर इसके ये क्वेश्चन रिपीट होता आता है। जो 7वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कंपेयर द ऋग्वैदिक एंड द लेटर वैदिक सोसाइटी एंड इकोनॉमी। मतलब कि ऋग्वैदिक तथा उत्तर वैदिक समाज एवं जो समाज एवं अर्थव्यवस्था की तुलना करनी है इसमें। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ऋग्वैदिक में अगर हम बात करेंगे सामाजिक परिस्थितियों की, तो उस टाइम पे अनइक्वलिटी जैसी कॉन्सेप्ट नहीं थी, मतलब कि सॉरी इनइक्वलिटी जैसी कॉन्सेप्ट नहीं थे। उसके बाद जो कास्ट था या क्लास था वो बेस्ड ऑन बर्थ नहीं था, जो वर्ड सिस्टम था बेस्ड ऑन बर्थ नहीं था। एक ही घर में कोई क्षत्रिय हो सकता था, कोई ब्राह्मण हो सकता था। मेनली इसको वर्ड व्यवस्था से रिलेट करके देखेंगे और बताएंगे कि कोई सबकास्ट नहीं था उस टाइम पे। और जो रूलर्स होते थे, जो क्षत्रिय होते थे, उनका बस यही काम था कि प्रोटेक्ट करना, वो एज ए वेलफेयर स्टेट काम करते थे। लेकिन वहाँ पर वो जो है रूल नहीं कर सकते थे या फिर बेवजह किसी को परेशान नहीं कर सकते थे। उनके पास जो है पावर जो उनकी थी बहुत सीमित थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, जो क्षत्रिय थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए और जो समाज में ऐसी परिस्थितियां हो गई कि एक ही घर में कोई क्षत्रिय और कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता था। हाँ, एक ही ये हाल हो गया कि एक जहाँ पर ब्राह्मण थे वहाँ से कोसों दूर रखा गया शूद्राज को, कितना बहुत दूर रखा गया। मतलब कि इन इक्वलिटी जैसी चीज़ें और अनटचबिलिटी जैसी चीज़ें जो समाज में एक तरह से उभरी। कब, लेटर वैदिक पीरियड में इस चीज़ को हम लिखेंगे। अगर हम आर्थिक चीज़ों पे बात करेंगे, आर्थिक व्यवस्था की बात करेंगे उस टाइम पे, तो ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था, जिसके पास ज़्यादा गाय थी उसको ज़्यादा रिच माना जाता था, गाय को मारना अघन्य था। उसके साथ ही साथ यह भी था कि अगर कोई गलत काम कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, तो उसको पेनाल्टी के रूप में गाय देना पड़ता था, गौदान देना पड़ता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, गाय जहाँ इतनी इंपॉर्टेंट थी ऋग्वैदिक पीरियड में इतनी रिस्पेक्टेड थी, उसका सारा रिस्पेक्ट जो है यहाँ पर ऋग्वैदिक पीरियड में क्या हुआ, डाउन हो गया। मतलब कि गाय जो है उतनी ज़्यादा रिस्पेक्टेड नहीं रही। जो इकोनॉमी थी लोगों का अधिकतर लैंड से हो गया, क्योंकि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो गया। जैसे हमने बताया ना कि मगध वाला जो एरिया था और यहाँ से एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन हुए, इस वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमी के रूप में गाय को नहीं लिया जाने लगा। उससे पहले क्या था, जिसके पास जितनी गाय वो उतना ज़्यादा रिच हुआ करता था। जैसे गोमत जैसे कॉन्सेप्ट थे, हाँ, जिसके जो बहुत रिच हुआ करते थे। और ऋग्वैदिक पीरियड में तो चोरी भी भैया होती थी, तो उसमें गाय लोग चुरा ले जाते थे। हाँ, तो मतलब कि उस टाइम पे आइडियल सोसाइटी नहीं थे, लोग गाय चोरी कर लिया करते थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, गाय का इंपॉर्टेंस थोड़ा डाउन हो गया, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही। लेकिन लैंड कोई किसी चोरी नहीं कर सकता था, सिर्फ हड़प सकता था। तो क्षत्रियों ने खूब हड़पा यही ये जो 8वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि डिस्कस द टीचिंग ऑफ द गौतम बुद्ध। मतलब यहाँ बुद्ध के बारे में साहब बात कर रहे हैं। एंड द अकाउंट फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ द बुद्धिज्म। जो बौद्ध धर्म था उसका इतना ज़्यादा पॉपुलर होने का कारण क्या है और गौतम बुद्ध की टीचिंग्स क्या है। तो सबसे पहले हम ऐसे ऊपर लिखेंगे टीचिंग्स ऑफ द गौतम बुद्ध। उसके बाद उसमें हम लिखेंगे कि दुख के बारे में जो उन्होंने 4 कॉन्सेप्ट दिया, हाँ, कि इस संसार दुख से भरा हुआ है। उसके बाद इस दुख को ख़त्म करने का ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। तो उसके बाद अष्टांगिक मार्ग को इनके बताना होगा। उसके बाद 4 नोबल ट्रुथ जो गौतम बुद्ध ने बताया है हमें वह भी लिखने होंगे, जिसके ऊपर मैं वीडियो बुद्धिज्म में एक्सप्लेन किया हूँ, एकदम अच्छे से किया हूँ। और अकाउंट जो है, मतलब कि बुद्धिज्म जो है, हाँ, उसके फेमस होने का, इतना ज़्यादा आगे बढ़ने का, लोकप्रियता का कारण क्या है, कब, उस सदी में जब बुद्धिज्म आया। अभी तो फिलहाल उतना ज़्यादा फेमस नहीं है बुद्धिज्म। हाँ, तो फिर इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हम यही लिख सकते हैं कि जैसे ये इसमें किसी भी तरह से ऊंच नीच का वो नहीं था बुद्धिज्म में। वहीं पर जो सनातन धर्म था उस टाइम पे, उसमें क्या था कि वर्ण व्यवस्था आ गई थी। कोई शूद्र था तो उसको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था। वैसे जो है वो अपने स्थान, वो चाहते थे कि समाज में आगे बढ़े, क्योंकि वो एक टाइम था जब इकोनॉमी बढ़ रही थी, हाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की।
तो फिर जो वैश्य थे वो ज़्यादातर इकोनॉमी के ऊपर उनका कब्जा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बुद्धिज्म को ज्वाइन कर लें, उससे क्या होगा कि हमारा फायदा होगा। तो वो भी अपने फायदे में शूद्र इसलिए ज्वाइन कर लिए, वहाँ ऊंच नीच नहीं था। और जो ये क्षत्रिय की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, इन लोग भी क्षत्रिय ही थे जो है, जो इसमें आ गए। तो मतलब कि इस तरह हम देख सकते हैं बुद्धिज्म फेमस हुआ। ये गौतम बुद्ध जो है वो पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करते थे। उस टाइम पे पाली लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, मतलब कि संस्कृत पहले, सबसे पहले वैदिक संस्कृत निकली, उसके के बाद फिर लौकिक संस्कृत निकली। हाँ, पाणिनि ने लौकिक संस्कृत का वो दिया, उसके बाद फिर पाली लैंग्वेज आई, फिर प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, उसके बाद फिर और भाषाएं उससे निकली, हिंदी जैसी भाषाएं। तो फिर पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करते थे, जो उस टाइम पे बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी। यह भी एक कारण था। गौतम बुद्ध पैदल बहुत दूर तक की चला करते थे। उनका जो है फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा था, लगभग माना जाता 30 से 35 किलोमीटर डेली वो पैदल चला करते थे गौतम बुद्ध, और जगह जगह जाकर अपनी टीचिंग्स दिया करते थे। हाँ, सारनाथ में उन्होंने टीचिंग दिया। उसके बाद गौतम बुद्ध ने वहाँ बोध गया में जो है ज्ञान प्राप्त की। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लिखेंगे, और लोकप्रियता का कारण जो है उसमें हम बताएंगे कि कई राजाओं ने उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया जो है। बाद में अशोक ने बहुत ज़्यादा स्तूप बनवाए, और भी राजाएं स्तूप बनवाए। तो इस तरह से बुद्धिज्म जो है वो पूरी दुनिया में उस टाइम पे जो है फॉलो होने लगा। जो 9th वाला क्वेश्चन वो कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ द फूड प्रोडक्शन एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल ब्रॉट अबाउट द रेवोल्यूशनरी चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीपल नियोलिथिक एज में। मतलब ये कह रहा है कि जो नवपाषाण काल था, जो नियोलिथिक एज था, उसमें किस तरह से जो फूड प्रोडक्शन था, फूड प्रोडक्शन का मतलब है कि एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर, लोग थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर पे आ गए, और डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल चालू कर दिए। तो इसकी वजह से क्या आपको लगता है कि क्रांति आ गई या क्रांतिकारी चेंज था? तो इस पर अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इतना ज़्यादा चेंज नहीं हो गया कि इसको हम क्रांति कह सकते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इस टाइम ये ऐसा समय था जब इंसान जो है, उससे पहले क्या था, फूड कंज्यूमर था, बस अटैक करता था जानवरों पे, मारता था हंटिंग से, उसके बाद गैदरिंग करता था और खा लेता था, बस फूड कंज्यूमर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इंसान जो था, जो ह्यूमन बीइंग था, वो क्या हो गया, मानव जो था वो फूड प्रोडक्टर भी बन गया। मतलब कि खाना बनाने भी लगा, मतलब कि खेती करने लगा, जिसकी वजह से खाना बनने लगे, और साथ ही साथ रियरिंग करने लगा, किसका, एनिमल का रियरिंग और केयरिंग करने लगा एनिमल का, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो फूड कंज्यूमर से फूड प्रोडक्टर के रूप में मानव हो गया। तो इसको एक क्रांतिकारी चेंज माना जाता है। दूसरी चीज ये कि उस टाइम पे इन्वायरमेंट बहुत तेजी से चेंज हुई। जैसे हमने बात की कि प्लेस्टोसीन जो था, वो खत्म हो गया, मतलब आइस एज खत्म हुआ और क्लाइमेट वार्म हो गया। इसकी वजह से एग्रीकल्चर और फ्लोरा फना को बहुत ज़्यादा फायदा मिला। कई तरह के फ्लोरा फना जो है सामने आए, तो कई चीज़ों की नई कल्टीवेशन जो है स्टार्ट हो गया। और फायर का इन्वेंशन भी हुआ जावा सुमात्रा में उससे पहले। तो यही सब कारण था जिसकी वजह से, जिसको हम कह सकते हैं हाँ रिवोल्यूशनरी चेंज था। लेकिन कुछ स्कॉलर्स हैं कहते हैं नहीं, इतना ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ कि इसको हम क्रांति मान लें। जो 10वां क्वेश्चन वो कह रहा है कि आर्यंस की भैया प्रॉब्लम की थी, क्या थी, ये जो आर्य थे इनकी संकट क्या थी, ये तो बताओ। व्हिच थ्योरी ऑफ द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस इज मोस्ट अपीलिंग टू यू। इसमें बस यही कह रहा है कि आर्य जो थे उनकी समस्या क्या थी, और 50-60 जो थ्योरी दी गई है, वो थ्योरी में से आपको क्या लगता सही है। जैसा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा भैया कि ये आर्य जो थे वो आर्कटिक रीजन से आए थे। मैक्स मिलर ने कहा कि सेंट्रल एशिया से आए थे। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मतलब, कुछ मान रहे हैं ईरान से आए, कुछ मान रहे हैं इराक से आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अंटार्कटिका से आए थे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने थ्योरी दी। तो आपको लगता है कि कौन सी थ्योरी ज़्यादा सही है? तो मैं भैया इसमें लिखूंगा कि मुझे सेंट्रल एशिया वाली थ्योरी ज़्यादा अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि हमें पता है कि जो हम लोग आर्य की एक जीन है, जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं, ईस्टर्न इंडिया वाले, ये आर्यंस के हैं, मतलब आर्यंस की फैमिली है, तो इंडो आर्यंस है। तो इनके अंदर कौन सी खासियत होती है? एक हमने बात की थी जैसे कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी में, कि जो आर्यंस थे या फिर आर्यंस हैं, उनके अंदर एक ब्लड में जीन पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए क्या होता है कि एक जेनेटिक बायोलॉजिकल जेनेटिक फॉर्म होता है, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी से, मतलब जेनेटिक टू जेनेटिक जो है ट्रांसफर हुआ करता है। तो उसमें हमें क्या पता चलता है कि EM17
इस चीज़ को जरूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गजब क्या चीज़ है। EM17 जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, किसका, वोकल कैरेक्टरिस्टिक, आवाज़ की कैरेक्टरिस्टिक है। जो भाषाएं जो है एक परिवार से दूसरे, मतलब सॉरी, एक जीन से दूसरे जीन में जो ट्रांसफर हुई, वो EM17 कंफर्म करता है। इससे हमें पता चलता है कि जो नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न लोग हैं, दिल्ली में लगभग 35 से 40% लोगों को जो है उस एरिया में उनके अंदर EM17 वाला जीन भैया पाया जाता है। इसका मतलब कि वो आर्यन थे। तो हम और यही सेम जीन जो है सेंट्रल एशिया में जो जगह है, जैसे कि रसिया उसिया का जो जगह है, वहां पर यही सेम जीन पाया जाता है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ ये बात सही है कि सेंट्रल एशिया से घूमते फिरते जो है भारत में आएगा। और भी इनकी कुछ समस्याएं लिख देंगे कि किस तरह से वो आए, ऋग्वेदिक वैदिक लिखे। और साथ ही में यह भी लिख देंगे कि कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्यन जो थे उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म किया। लेकिन फिर उसको उस पर भी डीपली हम चले जाएंगे थोड़ा सा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये कैसे हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं यह चीज़ को, क्योंकि इतने कम लोग आर्यन थे, कई बार रुक रुक के आर्यंस आए थे। तो फिर इतने बड़े सिविलाइजेशन को कैसे खत्म कर सकते हैं। यही सब था भैया 10 क्वेश्चन, और आशा है आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो फिर शेयर करिएगा।